अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन अपडेट न्यूज़ के ऊपर कभी-कभी मैं अपना एनालिसिस करता हूँ। मेरा एनालिसिस सही भी हो सकता है और मेरा एनालिसिस गलत भी। तो मेरी आपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। और साथ-साथ कभी मेरा दिल करे तो मैं आपके एजुकेशन के लिए कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको डाउ से मुतल्लिक गाइड करूँगा। देखिए, मार्केट में हमेशा वो इन्वेस्टर ज़्यादा प्रॉफिट निकालता है इस क्रिप्टो मार्केट से जो आने वाले ट्रेंड्स पे अर्ली एंट्री लेता है और अपनी तैयारी करता है। इस वक्त जब मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ 2022 के साल में, मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ कि इस साल में जो मेजर ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं जो मेरी नज़र में, वो मेटावर्स और प्ले टू अर्न गेम्स है। लेकिन एक और ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, डाओ। डाओ क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आप इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस वीडियो के लास्ट में जाके। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस का अगर हम जायजा लें तो मार्केट जो है पिछले 2 दिन से करेक्शन कर रही है। कल मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन की प्राइस ने 50 की मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया हुआ था। वहां से उसकी प्राइस ऊपर जा रही है। अभी भी आप देखें तो इसी 50 की मूविंग एवरेज के वो आगे पीछे लगभग प्राइस उसकी मूव हो रही है। अगर बिटकॉइन की प्राइस जो है ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस उसको मिलेगी ऑलमोस्ट 46,000। अगर यहां से इस 50 की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे जाती है तो फर्स्ट सपोर्ट इसको मिलेगी ऑलमोस्ट 40,000 के करीब। 41,000, 42,000, 40,000 की प्राइस उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा जूम आउट करके बताऊं, ये देखें, यहां पे आपको अच्छी खासी बिटकॉइन की प्राइस पे सपोर्ट नजर आ रही है। तो ये तो प्राइस, बिटकॉइन की जो प्राइस मूवमेंट है, आपको उसका शॉर्ट टर्म होराइजन दिखाती है। अब मैं आपको इसका वाइडर पर्सपेक्टिव दिखाता हूं। बिटकॉइन का मैं एक आपके साथ चार्ट शेयर करने लगा हूं। ये रियलाइज कैप होल्डर्स का चार्ट है, जिसमें जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो 1 साल से 2 साल और 1 वीक से लेके 1 मंथ जिन्होंने होल्ड किया होता है, उसका ये चार्ट है। और अगर हम बिटकॉइन की प्राइस का हिस्टोरिकल जायजा लें तो जब कभी भी बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए हैं हिस्टोरिकली, 2016 में, इवन 17 में, फिर 2011 में, इस तरह जब जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, तो मेरे दोस्तों इसके पीछे हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, जो पीछे ड्राइविंग फोर्स थी प्राइस को अप करने की, पंप करने की, वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स, यानी ऐसे होल्डर्स जिन्होंने बिटकॉइन 1 वीक और 1 मंथ के लिए फोमो में आके इन्वेस्टमेंट की, जैसे प्राइस ने पंप किया उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, ये बिटकॉइन का ऑन चेन डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये कहता है कि जब कभी भी बिटकॉइन की प्राइस हिस्टोरिकली पंप करती है तो जो इसकी रियलाइज्ड कैप होल्डर की रेशो है वो 50% होती है। यानी 50% से नीचे जितना जाती जाती है, इसका मतलब यह है कि उसमें 1 वीक यानी शॉर्ट टर्म होल्डर्स उसमें कम होते जाते हैं और लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये इस वक्त आपको मेरी पिक्चर की वजह से शायद नजर ना आए, ये जो आपको येलो कलर की लाइन नजर आ रही है, ये तकरीबन 9% की वैल्यू के ऊपर है। यानी जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं इस वक्त जब बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 40,000 प्लस है, उस वक्त भी जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं उनकी तादाद सिर्फ 10% है। जबकि जो 1 और 2 ईयर्स की रेशो है वो भी 12 to 13% है। बाकी सारी परसेंटेज आपको लॉन्ग टर्म होल्डर्स की नजर आ रही है। और ये मैं आपको जो बता रहा था कि बिटकॉइन का हिस्टोरिकली अगर अगर हम जायजा लें तो जब कभी भी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है हिस्टोरिकली, उसके पीछे जो मेजर परसेंटेज होती है इनकी शॉर्ट टर्म होल्डर्स की, जिसमें 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, उनकी मोर देन 50% वैल्यू होती है। लेकिन अब जब बिटकॉइन ने पिछले साल से ये ट्रेंड चेंज हुआ है 2021 में, हालांकि 2021 में बिटकॉइन की प्राइस ने पहले अप्रैल में $64,000, $65,000 अपना ऑल टाइम हाई बनाया, फिर उसके बाद मार्केट क्रैश हुई, फिर जब दोबारा मार्केट ने अपनी रिकवरी की, फिर $70,000 पे गई मार्केट, फिर उसके बाद करेक्शन कर रही है। 2 बार ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन उस वक्त ये हमें जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं 1 वीक, 1 मंथ, इनकी रेशो हमें लोएस्ट नजर आई है। तो ये दूसरे लफ्जों में मैं आपको मैसेज ये देना चाह रहा हूं कि इस वक्त बिटकॉइन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की नहीं है। ये जो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट टेकिंग के लिए आता है कि यार इस ये कॉइन की वैल्यू इस वक्त कम है, इसमें पैसा फेंको, और जैसे ही वो ऊपर जाए वो अपना पैसा डंप कर लेता है। तो ये अभी पैसा इसमें नहीं आ रहा। तो इसके दूसरे लफ्जों में कहा यह जा रहा है कि अगर मैं आपको ये चाह रहा हूं कि अगर इस वक्त मैं बिटकॉइन में पैसा डालूंगा तो वो ज्यादा उसके डंपिंग के चांसेस कम है, क्योंकि वो सारा सरमाया जो है, जो मैच्योर इन्वेस्टर है उसके हाथ में चला गया है। और जब मैं मैच्योर इन्वेस्टर कहता हूं तो उसका मतलब ये है ऐसे इन्वेस्टर जो बिटकॉइन को मोर देन 5 to 10 ईयर्स होल्ड करने का इरादा रखते हैं। तो बिटकॉइन
कि आप जो इस वक्त प्राइस मूवमेंट को ना देखें, आप इसके जो ऑन चेन जो स्टेटिस्टिक्स है, डाटा है, उसको आप देखें। मैसेज आपको ये देना चाह रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा अब मैं कंपनीज की बात करता हूं। ये जो जितनी ग्लोबल अडॉप्शन हो रही है, ना सिर्फ बिटकॉइन की बल्कि पूरी क्रिप्टो मार्केट की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, उसकी चंद मैं न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उबर के बारे में कौन वाकिफ नहीं होगा। पूरी दुनिया में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऐसे अफराद को जिन्होंने ट्रैवल करना होता है। उबर के जो सीईओ हैं, उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के दौरान जो एंकर था उसने पूछा, विल उबर एक्सेप्ट क्रिप्टो एट सम पॉइंट। तो उबर ने कहा, उबर का जो सीईओ था उसने कहा एब्सोल्युटली। इसका मतलब यह है कि अगर उबर क्रिप्टो करेंसीज में इन केस कि अगर बिटकॉइन इतना पॉपुलर हो जाता है जितना कि जो मैक्सिमलिस्ट हैं बिटकॉइन के वो हमें बता रहे हैं, अगर उतना पॉपुलर हो जाता है और लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन इजी हो जाती है, फ्री हो जाती है, तो ये जो ख्वाब है उबर सीईओ का कि हाँ एब्सोल्युटली जो हमारे जो राइडर्स हैं वो हमारे ड्राइवर को जो है वो बिटकॉइन के जरिए पेमेंट करेंगे, तो जो करेंसी मेरी नज़र में एक्सेप्टेबल होगी वो बिटकॉइन ही होगी। वो लाइटनिंग नेटवर्क के जरिए जो राइडर होगा उसके भी अपने वॉलेट में बीटीसी पड़ा होगा, और जो ड्राइवर होगा उसमें भी जब कभी भी उसने ट्रैवल करना है और उधर से मोबाइल के जरिए इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस होंगी। और अगर ऐसे होता है तो ये आप इमेजिन करें, बिटकॉइन की तो सप्लाई मार्केट में बहुत कम है, तो ये जितनी कंपनीज इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं वो सारी की सारी किस क्रिप्टो करेंसी को पंप करेंगी। मैं बार बार आपको समझाता आता हूं कि जब कभी भी मार्केट में नया पैसा आता है तो दो क्रिप्टो करेंसी में पार्क होता है सबसे पहले, वो है बिटकॉइन, वो है इथेरियम। तो ये दो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है, लेकिन ये मेरा बिलीव है, आपने इसको मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। आगे यूट्यूब कैसे पीछे रह सकता है, ये बिग टेक कंपनीज जितनी, फेसबुक की भी एंट्री होगी, मेटा माइक्रोसॉफ्ट की भी होगी, अब उबर, और देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, कोई ऐसी बिग जाइंट कंपनी होगी जो कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में अपना इंटरेस्ट डेवलप ना करवा रही होगी। तो यूट्यूब अब क्या करना चाह रहा है, अपने जो उनके क्रिएटर्स हैं, जो आपको पता है यूट्यूब एक दुनिया का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो इन्होंने रिसेंटली ऐलान किया था कि वो जो क्रिएटर्स हैं उनको और फैंस को आपस में एनएफटीज के जरिए इंगेज करवा सकते हैं। अब उसको ये मजीद यूनिक करना चाह रहे हैं। अब ये यूं इस तरह करना चाहते हैं कि कोई भी क्रिएटर, आपको पता है यूट्यूब पे इतने फेक चैनल्स बन के दूसरों के साथ स्कैम किया जाता है, इम्पर्सोनेट हो गए, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जो हैं उनके फेक चैनल्स बना के गिव अवे के नाम पे हैकर जो है वो हैक करते हैं। तो इसी तरह के खदशात को जहन में रखते हुए यूट्यूब अब कोई ऐसी सर्विस लॉन्च करने की तरफ जा रहा है कि अगर कोई क्रिएटर या यूट्यूब अकाउंट होल्डर अपने किसी फैंस को एनएफटी सेल आउट करता है, तो उसके फैंस खरीदारी करने से पहले उन एनएफटी की वेरीफाई कर लेंगे कहीं ये कॉपीराइटेड तो नहीं है, किसी का चोरी एनएफटी मुझे तो नहीं सेल किया जा रहा। तो ये एक बिग बिग डेवलपमेंट है। जाहिर बात है अगर ऐसा होगा तो यूट्यूब की भी अपने स्टेक्स होंगे इसके ऊपर। अच्छा, एक और बिग जायंट कंपनी की मैंने आपको इंटेल के बारे में बताना था। इंटेल विल कंट्रीब्यूट टू ब्लॉकचेन टेक प्लान्स टू लॉन्च एन एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन एक्सेलरेटर। ब्लॉकचेन एक्सेलरेटर क्या है इसको जरा समझना आपने। द कंपनी इंटेंड टू शिप अ ब्लॉकचेन एक्सेलरेटर। किसको करना है? ब्लॉक को। ये ब्लॉक कौन है? ट्विटर के साबका जो सीईओ थे जैक डोर्सी, उन्होंने ये, आपको पता है, मैं अगर आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं अपने बुलेटिन में कि जैक डोर्सी का मोटिव है कि बिटकॉइन माइनिंग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वहां से निकाल के घरेलू सार्फिन तक पहुंचे। हर बंदा, आप या मैं, हम घर में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर हम माइनिंग कर सके। तो उसको कौन फैसिलिटेट कर रहा है? इंटेल। इंटेल ऐसी चिप बनाने जा रहा है, ये मैं आपको, इंटेल एक्सपेक्ट दैट इट्स सर्किट innovations will deliver a blockchain accelerator with over 1000 times better performance per watt than mainstream GPU। यानी इस वक्त जो GPUs हैं, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनसे 1000 गुना ज्यादा वैल्यू रखने वाली ऐसी इंटेल चिप्स बनाएगा। आज ये मेरे सामने जो लैपटॉप पड़ा हुआ है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या आपके पास लैपटॉप्स हैं, आप में से मेजॉरिटी ऐसे अफराद होंगे जिनके पास जो डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ वो इंटेल का बना हुआ है। तो इंटेल अगर इस तरह एंट्री कर देता है और ऐसे प्रोसेसर बना देता है जो कि रवायती A6 और GPU से 1000 टाइम्स ज्यादा इसकी जो SHA यानी सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम है बिटकॉइन की माइनिंग के लिए जो यूज होती है,
तो इसका मतलब यह है कि हम लैपटॉप इवन मोबाइल के ऊपर भी बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये बिग बिग डेवलपमेंट है। टुडे वी एट इंटेल आर डिक्लेयरिंग our intent to contribute to the development of blockchain technologies with the roadmap of energy efficient accelerators। यानी ये इंटेल का दावा है और इसके कस्टमर्स कौन है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक कंपनी और ग्रिड, ये दो कंपनीज हैं जो इनके कस्टमर्स हैं। जैसे ही ये वो चिप डेवलप करेंगे तो ये ब्लॉक जो है उनसे बाय करके कंप्यूटर या इस तरह की डिवाइसेस बनाएंगे जो माइनिंग के लिए वो फॉर सेल आउट करेंगे। तो इस तरह होगा तो बिटकॉइन ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगा। ये माइनिंग जो है इस वक्त बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जब जब दिल चाहे मार्केट को, इस क्रिप्टो करेंसीज को वो सेंट्रलाइज कर सकते हैं अगर ये सारी कंपनीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेती हैं। अच्छा जी, आगे एसईसी से मुतल्लिक एक न्यूज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एसईसी गैरी गैंसलर जो है, ये कैसे मुमकिन था कि रशिया, बल्कि मुझे ये कहने दें, इस वक्त दुनिया को अगर आप 2-3 ब्लॉक्स में डिवाइड करें तो एक साइड पे ब्लॉक की एक साइड पे आपको रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी बड़े बड़े ममालिक्स में, एडवांस कंट्रीज में का ब्लॉक नजर आता है जो कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा देने के चक्करों में, यानी वो प्रो क्रिप्टो करेंसीज हैं या प्रो क्रिप्टो मार्केट कंट्रीज हैं। दूसरी साइड पे आपको ऐसी कंट्रीज नजर आएंगी जो कि क्रिप्टो मार्केट को बैन करना चाहते हैं और अपना कोई सेटअप लॉन्च करना चाहते हैं, जिसमें चाइना है और इंडिया है। इंडिया ऐसा बराह रास्त उसको बैन तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो उससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है। अच्छा, दूसरी साइड पे, अब तीसरी साइड पे आपको अमेरिका नजर आएगा जो कि कंफ्यूज है कि हमें इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। चाइना ने बावजूद इसके क्रिप्टो करेंसीज को, उसकी ट्रेडिंग एक्सचेंज को बैन कर दिया, लेकिन वो अपना ब्लॉकचेन, अपना सीबीडीसी लॉन्च कर रहे हैं। अब अमेरिका जो है उसके लिए टेंशन बनी हुई है कि इस जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें हमने कहां स्टैंड करना है। तो ये जो उनकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के हेड है, उन्होंने जो कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन है उसके साथ मिलकर क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि अमेरिकी शहरी जो हैं अगर वो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है ना सिर्फ वो सिक्योर हो, बल्कि हम एज अ रियासत भी इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके टैक्सेशन के जरिए। और जब अमेरिकी मफादात की बात हो तो इन्होंने ब्लॉकीफाई, एक प्लेटफॉर्म है बारोइंग लैंडिंग का, उनको $100 मिलियन की प्लेंटी की है, क्योंकि वो अमेरिकी शहरियों को इथेरियम, बिटकॉइन वगैरह और जो स्टेबल कॉइन है वो स्टेक करने के ऊपर अच्छा खासा यील्ड दे रहे थे। तो अमेरिका की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसकी नज़र में ये एक सिक्योरिटी है। तो जो अमेरिकी शहरी वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर ब्लॉकफाई ने इस तरह की सर्विस देनी है तो सबसे पहले अपने आप को रेगुलराइज करवाए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से। तो आपको याद होगा एसईसी ने, कोइनबेस ने पिछले दिनों इसी तरह स्टेकिंग की सर्विस देने का ऐलान किया, तो इन्होंने उनको थ्रेट किया कि अगर आपने किया तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। तो कोइनबेस ने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन दूसरे लफ्जों में बताना आपको ये चाह रहा हूं कि जिस तरह अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन मार्केट को बैन नहीं कर रही है, लेकिन इस दौरान भी इस इनोवेशन को वो फलते फूलने का इन्वायरमेंट पैदा कर रही है। तो क्या हमारे इदारे ऐसा नहीं कर सकते हैं? हमारे इदारे क्यों बार बार ये अदालत में रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए? इनोवेशंस को स्टॉप ना होने दें, लेकिन इस इनोवेशंस का मिस यूज रोकना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको जितना ज्यादा आप अपने आप को एजुकेट करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा इसको समझ के इस सिचुएशन में डील करना और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। अच्छा जी, आगे ये XRP अब अपने जो रियल ट्रैक है उस पर आता हुआ नजर आ रहा है। रिपल ने, XRP की मैं बात कर रहा हूँ, रिपल ने डिजिटल यूरो एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है। क्यों पार्टनरशिप की है? ये चाहते हैं कि यूरोप के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज है उनको सीबीडीसी लॉन्च करके दे। तो मैं आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूं कि रिपल जो है, अगर सारी कंट्रीज अपना अपना सीबीडीसी खुद ही लॉन्च कर लेती हैं तो रिपल की जो फाउंडेशन की बेस है, जो रिपल क्रिप्टो करेंसी XRP की जो बेस है, उसका जो मेन स्पिरिट है मार्केट में स्टे करने की, वो ही खत्म हो जाती है। क्योंकि रिपल का मोटिव ही ये था कि वो जितने रवायती फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करे और उनको वो फैसिलिटेट करे। तो रिपल का ये अनाउंसमेंट एक तरह का सिग्नल है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको रियलाइज हो रहा है कि अगर इसने मार्केट में सर्वाइव करना है
तो उनको उसी ट्रैक पे चलना पड़ेगा जिसका उन्होंने स्टार्ट में प्रॉमिस किया था। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त ये भी अपनी 50 मूविंग एवरेज उसकी सपोर्ट बनी हुई है। मैंने कोई मेरा ख्याल है 82 सेंट के ऊपर कोई बाय किए हुए हैं रिपल। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि दोबारा एक बार फिर जंप लगे, $1 10-20 सेंट के ऊपर जाएगा तो मैं अपना सारा XRP जो है वो सेल आउट करवा दूंगा। ठीक है, आगे मैं आपके साथ एक और न्यूज़, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छा जी, ये एक न्यूज़ है, ये मैं आपके साथ शेयर करके, और ये छोटी न्यूज़ नहीं है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ऑक्सी इन्फिनिटी के जो फाउंडर है जी होस, उन्होंने एक ट्वीट की है, बड़ी लंबा एक थ्रेड है जिसमें उन्होंने जो उनकी नई आने वाली गेम है ओरिजिन, उसके बारे में सारी जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में आगाह किया है। इसको मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरे लफ्जों में आपको मैं मुख्तसर बता देता हूं कि नई गेम जो इनकी ओरिजिन है, इस वक्त जो ऑक्सी इन्फिनिटी की गेम है उसका लेटेस्ट वर्जन ये करेंगे, जिसका ये आपको थोड़ा बहुत अगर व्यू नजर आ, मेरा सिस्टम स्लो हो गया तो इसकी वजह से ये गेम जब लॉन्च होगी तो बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी है, वो मैं अलग जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको लाजमी गाइड करूंगा। अच्छा जी, अब बातें हैं डाओ क्या है और इसका क्या ट्रेंड। देखिए, डाओ है एब्रीवेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इंसानी मुआशरे का अगर हम जायजा लें तो उसके दो पिलर है, अफराद और इदारे। अफराद तो जाहिर बात है वो हम सब हैं, हम इंसान हैं। इदारे क्या है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल, यानी लोगों ने ही बनाए हैं और लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। अब ये दोनों पिलर्स एकदम साथ चलते हैं तो ये मुआशरा, इंसानी मुआशरा कायम होता है। तो इंसान ने इंसानी मुआशरे को चलाने के लिए जो फाइनेंशियल एक सेटअप किया, उस सेटअप को इंसान ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे सेंट्रलाइज रखा। यानी इंसान जो है वो डेमोक्रेसी के जरिए कुछ अफराद को सिलेक्ट करते हैं, वो अफराद जो हैं एक हुकूमत कायम करते हैं। उस हुकूमत ने ना सिर्फ फाइनेंस को, ना सिर्फ दीगर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना है, बल्कि फाइनेंस को भी सेंट्रलाइज कंट्रोल करना है। और इंसान हिस्टोरिकली दहाइयों से इंसान जो है वो इसी तरह जिंदगी गुजारता आ रहा था। फिर अचानक 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने आइडिया दिया कि भाई हमें पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सिक्योरिटी, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमें किसी सेंट्रल बॉडी की जरूरत नहीं है। उसने आके एकदम डिस्टर्ब कर दिया इस आइडिया को। तो इस वजह से सारी हुकूमतों को थ्रेट पड़ गया कि भाई हम इसको मैनेज कैसे कर पाएंगे बगैर हमारे कंट्रोल के, कैसे पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सिक्योरिटी, ये मतलब किसी को समझ नहीं आ रही थी। कंपनी जो कंट्रीज थी उनको अपना एक थ्रेट महसूस हो रहा था अपने सर्वाइवल का। तो उसके बाद ये 2009 में इसने आकर डिस्टर्ब किया, और बावजूद इसके कि लाख बार सारी कंट्रीज ने कोशिश कर दी है, बिटकॉइन के रेवोल्यूशन को कोई नहीं रोक सका। क्योंकि इंसान जो है हमेशा अपने आप को इवॉल्व करता है। ये जो टेक्नोलॉजीज आकर डिस्टर्ब करती हैं, उसमें जो डिस्ट्रप्शन के दौरान जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो लाजमी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन जो इंसानियत है, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी डेवलपमेंट रुकती नहीं है। फिर अगला स्टेप ये था कि आपने पैसे की क्रिएशन और उसकी सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल बैंक को तो डिसेंट्रलाइज कर दिया, लेकिन इस सेंट्रल बैंक ने जो एक नीचे पूरा स्ट्रक्चर कायम किया हुआ है जिसमें बैंक्स हैं और जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका मुतबादिल क्या होगा। तो इसका मुतबादिल मेरे दोस्तों भाइयों इथीरियम ने पेश किया, अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करवा के 2015 में इथीरियम ने जब अपना लॉन्चिंग की, तो उस लॉन्चिंग से इंसान ने DeFi टोकन यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कोडिंग के जरिए कोई बंदा उधार लेता है, किसी ने वापस करना है, और अगर वो वापस करता, उधार लेने वाला उधार बैंक को वापस नहीं करता तो कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जिसने उधार दिया हुआ है उसको कितने % प्रॉफिट मिलता है, सारी चीजों को सिस्टमैटिक करने के लिए हमें अदालतों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जो है वो कोडिंग के जरिए हर चीज ऑटोमेशन और सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसेस होती है, यानी कोड इज द लॉ। अब हमें कोई अदालती स्ट्रक्चर, तो ये जब डिसेंट्रलाइज हो गया तो उसके बाद इंसानियत बहुत सरप्राइज हुई कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। अब अगला सरप्राइज इंसानियत को मिल रहा है मेरे दोस्तों भाइयों, डाओ का। आप बेशक कोई इदारा फाइनेंस से ताल्लुक रखता है या नहीं, कोई इदारा जो है वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता है, डाओ एक्चुअली है क्या? डाओ इज एन एब्रीवेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशंस को भी अब डिसेंट्रलाइज करने जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये इंडस्ट्री, ये टेक्नोलॉजी। इसका मतलब यह है कि आपका
आप में से तमाम वो अफराद जो किसी बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, या आपकी कोई अपनी शॉप है, या आपका कोई अपना बिजनेस है, डाओ क्या कह रहा है, डाओ क्या रेवोल्यूशनाइज कर रहा है हमारे माशरती स्ट्रक्चर को। डाओ कह रहा है कि आपकी ऑफिस में जॉब करने वाला एक पीएन और आपका सीईओ, आपके डायरेक्टर्स, आपके एमडीज सब उस कंपनी के बेनिफिशियरी ओनर्स हैं। ये नहीं कि जब आपकी कंपनी जो है वो पैसा कमाती है, रेवेन्यू वैल्यू जनरेट करती है, तो उसका सारा हिस्सा जो है वो टॉप हायरार्की खा जाती है, और नीचे वाला जो मुलाजमत पेशा तबका है उसको चंद एक सिक्के मिलते हैं, वो भी रो दो के। तो ये वाला सिस्टम ना सिर्फ यह है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एज पर कंट्रीब्यूशन होगी, जिसने जितना कंट्रीब्यूट करना है, जितनी उसकी वेल्थ कंट्रीब्यूशन होगी, उतनी ही ज्यादा उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ना सिर्फ ये होगा मेरे दोस्तों भाइयों, बल्कि डिसीजन मेकिंग के अंदर भी वो जो चपड़ासी से लेके सीईओ तक सब उसका हिस्सादार हो सकेंगे। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चंद अफराद बैठ के उस कंपनी के की फैसला साजी करते हैं, अब ऐसे नहीं होगा, बल्कि हर कंपनी अपने आप को टोकनाइज करेगी, और जिसके पास भी वो टोकन होगा, यानी पीएन के पास भी टोकन होगा, वो रिसेप्शनिस्ट के पास भी होगा, वो जो वर्कर्स हैं फील्ड वर्कर्स उनके पास भी होगा, और जो उसका सीईओ फाउंडर्स है वो भी होगा। बल्कि दिस डाओ का मतलब ही ये है कि देयर इज नो सीईओ, जो भी होगा सारा कम्युनिटी ड्रिवन होगा। जैसे हमने पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, डेमोक्रेसी के जरिए, अवाम की आवाज के जरिए हमने सियासत को, हुकूमत को चलाना शुरू कर दिया, इसी तरह हम हर इंस्टीट्यूशंस को, ये रेवोल्यूशन ज्यादा देर नहीं, कुछ 10 से 20 साल के अंदर अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये हर जगह नजर आएगा। अभी तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के अंदर नजर आ रहा है ना। तो ये मैं आपको इस वजह से सारी डिटेल आपको बोर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी नजर में आने वाला वक्त जो है वो डाउ का ट्रेंड बनेगा, और डाउ का ट्रेंड जब बनेगा सो बनेगा, आपने आज से इसकी तैयारी करनी है। आपने मार्केट के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को अंडर, सबसे पहले तो डाउ को अच्छा डीपली अंडरस्टैंड करें कि ये क्या चीज है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर अपने आप जितना इस टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे उतना ही आप सरवाइव करेंगे। जितना इससे खौफजदा होके होएंगे उतना ही ज्यादा पैनिक होएंगे। ठीक है, ये था मेरा आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।